सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्ज़िया। आज एक बहुत ही अहम इजलास हुआ, एक बहुत ही अहम केस की समाअत भी हुई। दोनों की तफसीलात आपको बताते हैं और उस पर आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू भी करेंगे। मियां नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत आज उनके तमाम पार्टी रहनुमा जमा हुए और बड़ी अहम वहाँ पर मुशावरत रही। और उस इजलास के बाद जब एहसन इकबाल साहब ने गुफ्तगू की तो ख़ास तौर पर जो इस वक्त लेवल प्लेइंग फील्ड का एक एतराज़ हो रहा है उस पर उन्होंने कहा कि लेवल प्लेइंग फील्ड तो मुस्लिम लीग नून से 2017 में छीनी गई, जब मियां नवाज शरीफ को बाहर जाना पड़ा, जब उन्हें हुकूमत छोड़नी पड़ी। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास तो आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो की सूरत में लेवल प्लेइंग फील्ड मौजूद है, तो उनका ये एतराज़ बिल्कुल भी बजा नहीं है और उन्हें कम अज़ कम ये एतराज़ नहीं करना चाहिए। और ये भी उन्होंने कहा कि जनवरी के आखिर में इलेक्शन हो, फरवरी के आगाज़ में हो, मुस्लिम लीग नून को कोई एतराज़ नहीं है। हम अपनी सियासी कैंपेन शुरू करने जा रहे हैं और मुस्लिम लीग नवाज़ के कायद नवाज शरीफ जल्द ही चारों सूबों का दौरा करेंगे। यानी अब नून लीग फैसला कर चुकी है कि उसको पब्लिक में जाना है इलेक्शन के लिए। अब ज़हनी तौर पर वो खुद को तैयार कर चुके हैं। अब एक बड़ी अहम समाअत आज सुप्रीम कोर्ट में हुई, जहां पर 5 रुकनी लार्जर बेंच ने जो फैसला था नैब तरामीम को कलअदम करार देने का, उसके खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत की और वहां पर अटॉर्नी जनरल और फारूक एच नाइक अदालत में पेश हुए। फारूक एच नाइक ने लार्जर बेंच से इस्तदा की कि उस फैसले को मुअत्तल किया जाए, लेकिन उस पर चीफ जस्टिस साहब ने वहां पर रिमार्क्स पास किए कि हम उस फैसले को मुअत्तल नहीं करेंगे और सिर्फ जो ट्रायल कोर्ट्स हैं, जो मातहत अदालतें हैं, उनको हम पाबंद करने जा रहे हैं इस फैसले के जरिए कि वो कोई हतमी फैसला ना करें, बल्कि जो ये अपील है इंट्रा कोर्ट अपील, इसको हम प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का तफसीली फैसला जारी होने के बाद फिर मुकर्रर करेंगे और फिर इस पर तफसील से बातचीत होगी। तो प्रोग्राम में गुफ्तगू का आगाज़ ज़रा इसी मौजू से चलकर जो पॉलिटिकल डिबेट है उसको भी शुरू करेंगे। आयशा गुललाई साहिबा काफ लीग की सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे कानून जहांगीर जदून साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। कुछ ही देर में मजीद मेहमान भी हमें प्रोग्राम में चलकर ज्वाइन करेंगे। तो आयशा साहिबा, ये अली गौर साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, अली गौर बलोच साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो आयशा साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करते हैं कि ये आज जो नैब तरामीम केस पर समाअत हुई, इंट्रा कोर्ट अपील वहाँ पर गई, अब ये इस वक्त सियासी जमातें क्यों इन तरामीम को कलअदम करवाना चाहती हैं? जो फैसला सुप्रीम कोर्ट की जानिब से किया जा चुका है उस पर जो अपील दायर की गई थी, क्या मकसद आपकी नज़र में आपको समझ आता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सॉरी, मैं थोड़ा इसके ऊपर अपडेटेड नहीं हूँ कि आज क्या फैसला हुआ नैब उसके ऊपर मुअत्तली के हवाले से। अच्छा, चलें मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि फारूक एच नाइक साहब वहाँ पेश हुए और उन्होंने चीफ जस्टिस साहब से ये अपील की कि जो नैब तरामीम को कलअदम करार देने का जो फैसला सुप्रीम कोर्ट की जानिब से आया था तो उसको आप यानी उस फैसले को आप मुअत्तल कर दें और जो तरामीम की गई थी पीडीएम हुकूमत की जानिब से उनको आप बहाल कर दें। तो उस पर चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि नहीं, हम इसको मुअत्तल करने नहीं जा रहे, हम ये फैसला ख़त्म नहीं करेंगे, बल्कि जो मातहत अदालतें हम उनको पाबंद करने जा रहे हैं कि वो भी हतमी फैसला ना करें। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का पहले अमली तौर पर एक फैसला सामने आ जाए, तफसीली फैसला, उसके बाद फिर हम इसकी अपील को मुकर्रर करेंगे। तो ये हुकूमत, यानी इस वक्त जो सियासी जमातें हैं, जो गुज़िश्ता हुकूमत में तमाम सियासी जमातें शामिल थी, वो ये चाहती हैं कि इस वक्त ये इंट्रा कोर्ट अपील के ज़रिए वो जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उस पर नज़रसानी की जाए और वो फैसला मुअत्तल हो जाए और उन नैब के इख्तियारात आप लोगों ने ख़त्म कर दिए थे उस हुकूमत ने, जो तमाम शामिल हुकूमत उसमें सियासी जमातें थीं, वो फिर से बहाल हो जाए वो तरमीम। देखिए, चीफ जस्टिस साहब ने जो कहा है, अगर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के ऊपर वो इंतज़ार कर रहे हैं डिसीजन का, तो मेरे ख्याल से वो फिर बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जब तक रूल्स एंड रेगुलेशंस सुप्रीम कोर्ट के तय नहीं होते तब तक तो मेरे ख्याल से फिर चीफ जस्टिस साहब इस पोजीशन में नहीं होंगे कोई फैसला कर सकें। और बाकी ये है कि नैब में जो भी नैब के बारे में जो भी फैसला होता है वो मेरे ख्याल से जो कलअदम करार दिया हुआ है उसमें एक अच्छा जो है वो मैं समझती हूँ कि फैसला हुआ था, क्योंकि इसमें सब जो मतलब 50 करोड़ से ऊपर जो है मेरे ख्याल से उसमें जो तरामीम हुई थी उससे अगर कम कोई करप्शन हुई थी तो आप उसको नैब के रडार में वो नहीं आ सकता था। तो मेरे ख्याल से अगर वो कलअदम हुई है तो अच्छी बात है, क्योंकि 50 करोड़ से कम अगर 1 रुपए की भी करप्शन हो तो वो उसको आना चाहिए, उसकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज का हर एक अपना मौक़िफ़ है, लेकिन मैं समझती हूँ कि पाकिस्तानी अवाम का 1 रुपए भी हो तो उसकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए।
और और उसमें सियासी जमातों का शायद ये मसला हो कि उसमें जो डिटेंशन पीरियड है वो थोड़ा ज़्यादा है। वो कलअदम होने से वो हुँ, पहले क्योंकि तरमीम से वो कम हो गया था और फिर कलअदम होने से वो अब दोबारा ज़्यादा हो गया हुँ, है। तो वो शायद इसके ऊपर जो है वो ठीक है। उनके कंसर्न्स हैं। जी। ठीक है, चलें ज़रा इसका कानूनी नुक्ता पहले जहांगीर जदून साहब से समझ लेते हैं, फिर अली गौर साहब की तरफ भी मैं आता हूँ। जहांगीर साहब, ये अब आज जो समाअत हुई है, उसमें अदालत ने तो बड़ा वाज़ेह कर दिया कि पहले प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का तफसीली फैसला सामने आ जाए, उस पर पहले एक क्लियर पिक्चर सामने आ जाए, फिर हम इस अपील को आगे जाकर मुकर्रर करेंगे। तो इन रिमार्क्स को और फिर ये आज के फैसले को किस तरह से देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। देखें, इसका प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो एक्ट था, बिल तो नहीं, वो एक्ट अप्रूव हुआ सुप्रीम आपने पार्लियामेंट से, फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसको वैलिडेट कर लिया कि सोवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट एंड सुपरमेसी ऑफ द पार्लियामेंट को उन्होंने रिकगनाइज़ किया कि पार्लियामेंट का ये इख्तियार है कि वो कानून बनाए। तो उसके बाद इसमें अवाम थोड़ा सा इसलिए कि क्योंकि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो एक्ट के अंदर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है वो शॉर्ट ऑर्डर है, डिटेल जजमेंट रिलीज़ नहीं हुई है। जब डिटेल जजमेंट रिलीज होएगी तो उसमें यह पता चलेगा कि जब ये एक्ट वैलिडेट हो गया है तो एक आपको पता है कि पहले जो बेंच था बंदयाल साहब का, उसने इस एक्ट को एक्ट बनने से पहले ही सस्पेंड कर दिया था, मतलब बिल ही था, अभी एक्ट नहीं बना था। तो उसके बाद जो केस सुने गए हैं, जो बेंच बने गए हैं, अब उनके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने डिटेल ऑर्डर देना है कि उनका क्या असर होगा, या वो पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शन कंसिडर की जाएंगी, या वो बेंच ही प्रॉपरली कॉन्स्टिट्यूटेड नहीं था, तो उन्होंने जो फैसले दिए हैं उनकी फेट क्या होगी। तो वो डिटेल रीज़न जब आएंगी तो उसमें पता चलेगा, वो उसको लाजमी तौर पे वो एड्रेस करेंगे कि जब आपने एक बिल जो है उसको सस्पेंड कर दिया या एक्ट नहीं बनने दिया, तो उसके बाद अब वो एक्ट जो है उसी सुप्रीम कोर्ट ने जब वो दूसरा बेंच आया है तो उसने वैलिडेट कर दिया है। तो 21/4/2023 को वो एक्ट आया था, तो उसके बाद जो बेंच बने हैं या उन्होंने फैसले दिए हैं तो वो तो इस एक्ट के फिर अगेंस्ट बेंच बनते रहे। तो उसमें जब डिटेल रीज़न आएगी तो पता चलेगा कि जो फैसले हो चुके हैं उनमें सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करती है, क्या है, उनको वो पास्ट एंड क्लोज डॉक्ट्राइन के तहत कवर करती है या नहीं करती। एक इसमें इम्पॉर्टेंट बात ये थी। अब इसमें जो अपीलें हुई हैं, अपीलों के अंदर एक ये बात नुकता उठाया गया है कि जी उस वक्त का जो बेंच था वो ये डिसीजन दे ही नहीं सकता था, क्योंकि आपने जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की सेक्शन 4 है उसमें आपने बेंच 5 मेंबर बनाना होता है अगर वो आइन की इंटरप्रिटेशन करता है या किसी लॉ की। तो उसमें फिर ये अबाम पैदा हो गया है कि जो अगर वो बेंच जो है वो 3 मेंबर था, तो अगर तो वो ये डिटेल रीज़न में ये देते हैं कि 5 मेंबर बेंच होना चाहिए, तो फिर कहते हैं कि ये केस दोबारा हम किसी 5 मेंबर बेंच के को रिमांड कर देंगे, वो सुनेगा। तो इसमें अब देखना है कि जब वो डिटेल रीजन आएगी तो उसने फिर कहा कि जब तक वो नहीं आता हम इस अपील और जदून साहब, ये अब लीगली ये आज की जो समाअत हुई है इसमें क्या ये जो अपील है ये रिजेक्ट हो चुकी है या अभी इसको पेंडिंग ही समझा जाएगा? नहीं, रिजेक्ट नहीं हो चुकी। उन्होंने कहा था ये अपील तब सुनेंगे जब उसका डिटेल रीजन आ जाएगी, और मीन वाइल उन्होंने कहा है कि ट्रायल जारी रखें नैब कोर्ट के अंदर, और इसका जो फाइनल जजमेंट है, यानी किसी को आपने अगर छोड़ना है या कन्विक्ट करना है, वो आप ऑर्डर नहीं देंगे जब तक हम इस अपील का फैसला नहीं करते। तो ये मतलब एक इंटरम सा अरेंजमेंट है, वो उसको सस्पेंड भी नहीं किया है। हालांकि उनके वकला ने कहा था जी कि जो सुप्रीम कोर्ट ने पहले जजमेंट थी उसको सस्पेंड कर दिया। उन्होंने कहा जी हम सस्पेंड नहीं करते, हम सिर्फ जो ट्रायल कोर्ट है उनको ये कहते हैं कि आप प्रोसीडिंग जारी रखें, लेकिन को आपने फाइनल वर्डिक्ट जो है वो किसी न्याय के केस में नहीं देनी अभी तक। अब मेरे ख्याल में वो जल्दी डिटेल रीजन आ जाएंगी, ठीक है, फिर उसके बाद ये अपील मुकर्रर होगी। ठीक है, का फैसला हो जाएगा। ठीक है अली गौर साहब, ये फिर नैब के किरदार को इतना महदूद क्यों, इतना लिमिटेड क्यों कर दिया गया था? ये 50 करोड़ की जो एक लिमिट लगा दी गई थी कि वो उससे कम के केसेस पर तो वो हाथ ही नहीं डाल सकता, वो कुछ कर ही नहीं सकता। अब फैसला आ गया, उसके खिलाफ भी अपील पर अपील दायर हो रही है। इन तरमीम को क्यों आप वापस बहाल करवाना चाहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बुनियादी तौर पर तो हमें या तो उन शिकों पर प्रोग्राम के अंदर बात करनी चाहिए कि उसमें कौन कौन सी शिकें हैं, और वो मतलब है कि कौन सी थी जो कि मतलब है कि उसमें फ़ायदा मंद थी, कौन सी थी जो नुकसानदेह थी, वो एक अलहदा टॉपिक है। जहाँ तक आप 50 करोड़ वाली शिक कह रहे हैं तो इस बात की तशरीह गलत की जा रही है। एक्चुअली उस कानून की रूह के मुताबिक और उसकी तशरीह के मुताबिक ये था कि जो 50 करोड़ से नीचे की करप्शन है उसका केस जो है, उसकी इन्वेस्टिगेशन जो है वो कंसर्न उसके इदारे करें, जैसे एंटी करप्शन है
जैसे FIA है, और नैब के पास बड़ी करप्शन के, मेगा करप्शन के जो केसेस हैं वो जाए। इसका मकसद हरगिज ये नहीं था कि 50 करोड़ से नीचे कोई जो करप्शन हो जाए वो जायज़ है, और करप्शन तो 1 रुपए की हो या 50 अरब की हो, वो किसी न किसी इदारे में उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। दूसरी बात ये है कि जो नैब की ये तरमीम हुई थी, जाहिर है मैं भी उस असम्बली का, पार्लियामान का हिस्सा था, मेंबर था, तो उसका ये सिर्फ ये नहीं है कि कोई PDM की जमातों ने कर दी थी, इसमें बेशुमार वकला की तंजीमों के वक्तन फ़क्तन मुतालबे आते रहे। उस वक्त की बार की तरफ से मुतालबा आया कि ये तरमीम होनी चाहिए, उनकी रोशनी में ये लेजिस्लेशन की गई थी, और उसमें एक एक शिक जो ये अमेंडमेंट की गई थी उस पर तमाम स्टेक होल्डर के साथ मशावरत की गई थी, और उस मशावरत के बाद ये लेजिस्लेशन की गई थी। और इसीलिए जो है मतलब है कि वो ये जो सारा कुछ इम्प्लीमेंट कानून साजी हुई, और जाहिर पार्लियामान का काम है कि वो उस पर कानून साजी करे। यहाँ पर मैं आपको एक मिसाल दूंगा कि जो ख्वाजा साहब रफीक साहब की बेल हुई थी, उसमें एक जजमेंट आई थी जज साहब की तरफ से, उन्होंने कहा था कि नैब वो इदारा है जो ताकत के टूल के तौर पर इस्तेमाल होता है, नैब वो इदारा है जो वफादारियां तब्दील करने के लिए इस्तेमाल होता है, नैब वो इदारा है जो पॉलिटिकल पार्टीज को तोड़ने और बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। तो मकसद ये है कि इस इदारे की को इसलिए तो कतई तौर पर, और ये आमिर जो थे उन्होंने बनाया था, ये परवेज मुशर्रफ के टाइम में बना, फिर उसके बाद भी ये चलता रहा, तो ये बड़ी देर से सियासी। और अली गौर साहब, आपने कहा कि मुशावरत जो की उसमें सारे स्टेक होल्डर्स शामिल थे उस मुशावरत में, लेकिन उन तमाम स्टेक होल्डर्स में उस वक्त की अपोजिशन जमात शामिल नहीं थी। ज़ाहिर है अगर वो होती तो फिर ये मामला अदालत में इस तरह से ना जाता और फिर ये फैसला भी ना आता। नहीं, बात ये नहीं है। देखें, अपोजिशन तो जमात वो होती है जो असम्बली के अंदर हो, और जो पहली बात तो ये है कि ये भी एक क्वेश्चन मार्क है, जो 9 मई के वाक़यात हुए उसके बाद उनको सियासी जमात कहना भी मुनासिब नहीं है। और दूसरी बात ये है कि वो तो सिर्फ उस वक्त असम्बली के अंदर बैठते हैं जब वो इक़्तिदार किसी न किसी तरह से चुरा के हासिल करते हैं। ऑपोजिशन का किरदार तो उन्होंने असम्बली के अंदर और बाहर कभी किया ही नहीं। बाहर वो इंतशार का किरदार अदा करते हैं, असम्बली के अंदर वो मतलब है कि किसी न किसी बहाने, कभी इस्तीफों के बहाने, कभी बाईकाट के बहाने, वो असम्बली का हिस्सा नहीं रहे। आपने देखा कि 3.5 साल, लेकिन अली गौर साहब, ये अब आप कह रहे हैं कि 9 मई के बाद उसको सियासी जमात ना कहा जाए, तो मुल्क के इस वक्त निगरान प्राइम मिनिस्टर, केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर अनवारुल्लाह काकड़ साहब भी कह रहे हैं कि वो जो लोग 9 मई में मुलविस नहीं है और उस जमात से उनका ताल्लुक है, वो आए इलेक्शन लड़ें। मौलाना फजलुर रहमान जो PDM के सरबरा थे और PDM की गुज़िश्ता हुकूमत थी, उनकी मुलाकातें हो रही हैं उनके रहनुमाओं से। देखिए, बात ये है कि बेशुमार वो लोग जो कि ये समझते थे कि जिन्होंने आज तक PTI को एक सियासी पार्टी समझ के ज्वाइन किया और उसमें हिस्सा लेते रहे, उन तमाम लोगों ने उसको छोड़ते हुए उसकी मजम्मत भी की है 9 मई के वाक़यात की, और साथ ये कहा भी है कि जो 9 मई का वाक़या है, इनके जो बड़े सीनियर लीडर थे जिन्होंने उस पार्टी को छोड़ा, उन्होंने कहा कि इसकी सारी प्लानिंग खुद चेयरमैन PTI की तरफ से थी और उन्होंने हिदायत दी थी, और उनका मकसद ही ये था कि पाकिस्तान के इदारों के ऊपर चढ़ाई करना, पाकिस्तान की अफवाज के अंदर मतलब है कि कोई बगावत जैसी सूरत हाल पैदा करना, ये उनके मकासद और अज़ाइम थे। तो ये तो वही मकासद हैं जो पाकिस्तान के दहशतगर्द तंजीमें जो पाकिस्तान के लिए करने की कोशिश करती। जिस तरह से उस वक्त की इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया, जिस तरह से शुहदा के मुजस्मों को तोड़ा गया, और जिस तरह से उनकी बेहुरमती की गई, और जिस तरह से उस रेडियो स्टेशन को भी आग लगा दी गई जिसने पाकिस्तान के बनने का ऐलान नशर हुआ था, पेशावर के रेडियो स्टेशन का। तो इन लोगों से आप क्या तवक्को रखते हैं कि क्या हम इनको ऐसे एलिमेंट्स को सियासी पार्टी कहना चाहिए? उसकी प्लानिंग करने वाला उस जमात का सरबरा मेन सरगुना है इन तमाम कार्रवाइयों की, लेकिन असल चीज ये है कि हम उस कानून साजी पर बात कर रहे हैं। अली गौर साहब, ये इस तरह के ये सुप्रीम कोर्ट पर हमले के और ऐसे इल्जामात तो आपकी जमात पर भी 1999 में लगे, और फिर उससे मुतालिक भी बड़ी बात की गई है, उसके भी फैक्ट्स और फिगर सारे मौजूद हैं। देखिए, बात ये है कि आपने एक बड़ा अच्छा सवाल किया है। वो सुप्रीम कोर्ट पर हमला नहीं हुआ था, सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक हुल्लड़बाजी जरूर हुई थी, और उस हुल्लड़बाजी का जो था नवाज शरीफ साहब, हमारी पार्टी कायद, और शहबाज शरीफ साहब ने
जो थी वो मतलब बाद में उस पर एक दफा बयान भी जारी किया था कि उस पर माजरत का इजहार किया था। वो कोई हमला नहीं था, वो एक केस था जिसकी हियरिंग हो रही थी, जिसमें कि हमारे कारकुनान जज्बाती हो कि उस वक्त का ये वाकया है। वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर आए हुए थे तो जाहिर है उन्होंने कहा, लेकिन सजाद अली शाह के फैसले, फिर उसके बाद बंदयालवी फैसले, फिर उसके बाद साकिब निसारवी फैसले, फिर जिस तरह से एक वो खोसा साहब थे उनके, तो ये मतलब बड़ा खिलवाड़ होता रहा है जुडिशरी के मामलात के अंदर। और जुडिशरी के जरिए आपको इस तरह ठीक है अली गौर साहब, यहाँ भी 9 मई के वाकयात की मजम्मत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टॉप लीडरशिप से आप ले लें और तकरीबन हर बड़े सियासी रहनुमा ने उसकी मजम्मत भी की, तो आयशा साहिबा अब ये इन मजम्मतों को क्या ये काफ़ी हैं ये मजम्मतें, और जिन लोगों का उसमें कोई किरदार नहीं है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल है? जी अली गौर साहब मैं आ रहा हूँ जरा, चलें आप कंप्लीट कर लें एक जुमले में, फिर मैं आयशा साहिबा की तरफ। मैं एक चीज सिर्फ ऐड करूंगा छोटी सी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मजम्मत होती है जो गलती से छोटा सा वाक्य पेश आ जाए। मजम्मत इस चीज की नहीं होती कि आप चीजों को, आप मोटरवेज को जला दें, आप रेडियो स्टेशन को जला दें, आप कोर कमांडर हाउस, कायदे आजम हाउस को जला दें, आग लगा दें, आप हर वक्त मीडिया के ऊपर अपने इदारों के खिलाफ ट्रोलिंग करें, आप बगावत करवाने की कोशिशें करें, आप मुल्क में हर वक्त लॉकडाउन लगवाएं, आप सारा दिन मुल्क जहर उगले पाकिस्तान के हुकूमत के खिलाफ, पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ, तो इन चीजों पर मजम्मत नहीं है। इन कार्रवाइयों कर रहे हैं, इस किस्म की कार्रवाइयों करने के खिलाफ एक्शन हुआ जाता है, उनको सजाएं दी जाती हैं, उनको कटहरे में लाया जाता है। ठीक है चलें अली गौर साहब, आयशा साहिबा की तरफ मैं जाता हूँ। तो आयशा साहिबा ये अली गौर साहब जो गुफ्तगू कर रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि नून लीग तो नहीं तैयार इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी भी रहनुमा से बात के लिए। अब आपकी जमात का इस पर क्या मौक़िफ़ है? हम ये देख रहे हैं कि सारी सियासी जमातें सबको साथ लेकर चलना चाहती हैं, कहती हैं कि सब मिलकर बैठेंगे तो पाकिस्तान के मसाइल हल होंगे। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो लोग जो 9 मई में मुलव्विस नहीं हैं, उनको आगे इलेक्शन लड़ने के लिए अपनी पार्टी के टिकट पर उनको मौका मिलना चाहिए? देखिए ये तो मेरा काम नहीं है, ये इलेक्शन कमीशन का काम है। और मैं समझती हूँ कि जो मुलव्विस नहीं है तो अब पार्टी जो है वो तो इलेक्शन कमीशन के पास रजिस्टर्ड है, तो इलेक्शन कमीशन ही उस पार्टी के मुस्तकबिल का फैसला करेगी। क्योंकि जो लीडरशिप है उनके ईमा पर, जो कि एक इजरायली लॉन्च्ड प्रोजेक्ट था पाकिस्तान में, गोल्ड स्मिथ फैमिली का लॉन्च प्रोजेक्ट था पाकिस्तान में, तो उनके ईमा पर जो कुछ हुआ पाकिस्तान के साथ, तो वो फिर उसका असर जो है, इम्पैक्ट है, वो पूरी पार्टी पर पड़ेगा। अब अगर 9 मई में मुलव्विस नहीं है तो मेरे ख्याल से अगर वो इंडिपेंडेंटली इलेक्शन लड़ सकते हैं तो उसमें तो कोई बात नहीं है किसी दूसरी पार्टी के प्लेटफॉर्म से। लेकिन अगर वो पीटीआई के प्लेटफॉर्म से लड़ना चाहते हैं तो ये काम जो है ये इलेक्शन कमीशन और अदालतों का काम है, वो मेरा काम जो है वो इसमें नहीं है। फिर मैं ये समझती हूँ कि देखें ये भी है कि पाकिस्तान में एक तो मेरी जो सारी हमदर्दियां हैं, मैं वर्कर्स को इसका जिम्मेदार नहीं समझती। वर्कर्स बेचारे तो एक आइडल उन्होंने बनाकर उसके पीछे चले, तो वर्कर्स आज भी हमारे काफ लीग के साथ राब्ते में हैं और वर्कर्स रोजाना जो है वो काफ लीग में आ रहे हैं। पीटीआई को ये समझते हैं कि काफ लीग एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो बाकी जो उनके रहनुमा हैं जो इस वक्त आईपीपी बन गई या इस्तेकाम पाकिस्तान बन गई या पी बन गई, तो वो ये तो आज भी गुलाम सरवर खान साहब ने वो ज्वाइन किया और रोज़ हम देख रहे हैं कि कोई ना कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सीनियर मरकज़ी रहनुमा पार्टी छोड़ रहा है और उस जमात में जाकर ज्वाइनिंग दे रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का। एक ब्रेक हम यहाँ पर लेते हैं, ब्रेक के बाद कुछ और अहम मौज़ूआत पर गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। प्रोग्राम में फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। फ़ौजी अदालतों पर सुप्रीम कोर्ट का हालिया फ़ैसला बहुत ज़्यादा तनकीद की ज़द में है। मुख्तलिफ तबका फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों का इस पर तनकीदी जायज़ा जारी है और लोग हैरत का इजहार कर रहे हैं कि आखिर ये फ़ैसला क्यों सामने आया है। चूँकि पाकिस्तान को इस वक्त कौमी सलामती के बहुत सारे मसाइल दरपेश हैं, बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस हैं जो कि बैरूनी हैं, बहुत सारे ऐसे महाज हैं जो कि अंदरूनी हैं, और इन चैलेंजेस से निपटने के लिए हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी सलाहियतों को बरूए कार लाती हैं। दहशत गर्दी को कुचलने की हर मुमकिन कोशिश की जाती है और कई ऐसे ख़तरनाक दहशतगर्दों को पकड़ा भी जाता है कि जिनको फिर उनके स्पीडी ट्रायल की ज़रूरत होती है, उन्हें जल्द सज़ा देने की ज़रूरत होती है। और हमारी सिविल अदालतों की जो निज़ाम है, जो वहाँ पर जिस तरह से कानून में कानूनी सुखम मौजूद है, उस निज़ाम में वो दुनिया में सबके सामने है। हमारी सिविल अदालतों की जो रेटिंग है वो पूरी दुनिया में 136वें नंबर पर ये अदालतें आती हैं और हमारी जो फ़ौजी अदालतें हैं उनका नंबर पूरी दुनिया में 7 है,
यानी टॉप 7 जो ममालिक हैं उनमें हमारी फ़ौजी अदालतों को गिना जाता है। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितने फ़ाल तरीके से, कितना स्पीडी ट्रायल यहाँ पर होता है, और ख़ास तौर पर वो लोग जो कि कौमी सलामती को नुकसान पहुँचाने में मुलव्विस हों, ख्वाह उनका ताल्लुक फिर किसी भी इदारे से हो, उनका ट्रायल फ़ौजी अदालतों में होगा तो वो जल्द अज जल्द कैफर किरदार तक पहुँच सकेंगे, चूँकि सिविल अदालतों में फिर ऐसे अनासर को रिलीफ मिल जाता है। और इस हालिया फैसले पर भी हमने देखा कि तहरीक तालिबान की जानिब से इस पर खुशी का इजहार किया गया। मुख्तलिफ और इस तरह के ग्रुप्स जो कि पाकिस्तान में तखरीबी कार्रवाइयाँ करते हैं, उन्हें इस फैसले से उनकी सोच को तक़वियत मिल सकती है कि उन्हें अंदाज़ा है कि सिविल अदालतों में किस तरह से वो रिलीफ हासिल कर सकते हैं अगर वो पकड़े भी जाएँ और उन पर ट्रायल चलाया भी जा सके। तो आखिर ऐसी क्या ज़रूरत थी कि ये फैसला किया गया और अब मुस्तकबिल में इसके क्या असरात मुरतब होंगे, इस पर गुफ्तगू करते हैं। ब्रिगेडियर मसूद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सैयद मोहम्मद अली साहब सीनियर दिफाई तज्ज़ियाकार हैं, हमें ज्वाइन कर चुके हैं। तो ब्रिगेडियर साहब, पहले ज़रा आप इस पर अपना नुक्ता नज़र बयान कीजिएगा। ये सिविल अदालतों की रेटिंग हमारे सामने मौजूद है, दुनिया में 136वें नंबर पर। फ़ौजी अदालतें हमारे मुल्क, हमारी पूरी दुनिया में 7वें नंबर पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रही हैं। तो आखिर ये मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल ना हो सिविलियंस का, ये फैसला सामने आया, इसकी क्या वजूहत आपकी समझ आती हैं? इसके असरात पर हम थोड़ा आगे चलकर आते हैं, पहले आप वजूहत बताइएगा, कोई वजह समझ आती है आपको इसकी? जी बहुत शुक्रिया। और वो आप देखें कि जो भी है कि ये पाकिस्तान आर्मी एक्ट है 1952 का बना हुआ है, इसमें जो अमेंडमेंट्स होती रही है 1975 में हुए, फिर 2015 में जब 2014 में जो एक ट्रेजेडी हुई पेशावर APS वाली, उसके बाद गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था कि जी जितने लोग ग्रुप्स इसमें इन्वॉल्व हैं या दूसरे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं या सेक्टेरियन आउटफिट हैं जो इन्वॉल्व हैं, जो इस तरह के जो स्टेट ऑफ पाकिस्तान पे हमलावर हो रहे हैं या आर्म्ड फोर्सेस पे हमलावर हो रहे हैं, तो उस केस में उन्होंने कहा था उनका ट्रायल जो होगा आर्मी में होगा। उस वक्त मकसद यही था कि आर्मी का ट्रायल एक तो स्पीडी है, फेयर है और जस्ट है। और ये पिछले हजारों केसेस पास्ट में हो चुके हैं, इससे वो चीज़ें उनसे साबित होती है। फिर इसके अलावा देखें कि ये आर्मी में जो भी केसेस इस तरह के मिलिट्री कोर्ट्स में आते हैं, वहाँ पे जो अक्यूज होता है उसको एक फेयर ट्रायल का मौका दिया जाता है, उसकी अपनी चॉइस होती है, वो अपने वकील है, वो अपना काउंसिल वो अरेंज कर सकता है। इन केस उनको कोई सजा होती है तो आर्मी की मिलिट्री जो अपील है कोर्ट होती है, वहाँ पे वो अपील कर सकता है, और वहां से भी सेटिस्फाई ना हो तो ही कैन गो टू हाई कोर्ट और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में भी जाके वो कर सकता है। लेकिन देखिए कि सिविल में अभी जो बाब ये फैसला है तो इसके बाद अब सिविल में क्या मसाइल है कि जो सिविलियन जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है अनफॉर्चुनेटली उसमें बहुत सारे मसाइल हैं, उसमें बड़े सारे इश्यूज हैं। वहाँ पे देखिए कि एक तो कहते हैं कि इनएडुकेट कोर्ट्स हैं, कोर्ट्स पूरी नहीं है, जजेस के वहाँ पे मसाइल हैं, और इसके अलावा देखिए कि वहाँ पे लैक ऑफ एविडेंस होता है। जब एविडेंस की बात होती है एविडेंस मिलता नहीं। मैं आपको आगे मिसाल भी बता सकता हूँ कि जो कैसे हुआ, ऐसे ब्राइबरी के चांसेस होते हैं, फिर उसमें से ये होता है कि जजेस को थ्रेट्स होते हैं, प्रोसिक्यूशन को थ्रेट्स होती हैं। सो इस तरह के मसाइल में कि वो फिर फैसले होते नहीं है कि फिर वो बेल आउट होता है और लोग इस तरह वहाँ से निकल जाते हैं। तो इससे ये है कि ये हमें ये सारी चीजें कौमी सलामती के तनाजुर में देखना चाहिए। इसके इम्प्लीकेशन पाकिस्तान की जिस तरह आपने एक्सप्लेन किया कि इसको वेल रिसीव किया टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने, एट द सेम टाइम फैसिलिटेटर्स ने भी किया और हैंडलर्स ने भी किया कि अब अभी जो कोई केस बनता है, कोई पकड़े जाते हैं तो वो उनके इसमें छूट आसानी से जल्दी हो। ठीक है, तो अब मोहम्मद अली साहब, चूँकि ज़ाहिर है आप तो कौमी सलामती उमूर के माहिर भी हैं और ये मसला ही कौमी सलामती से मुताल्लिक़ है। अगर किसी भी इदारे में काम करने वाला कोई भी शख्स कौमी सलामती को नुकसान पहुंचाता है या उसके ख़िलाफ़ काम करता है तो अब उसे तो ये अंदाज़ा होगा कि उसका अगर वो पकड़ा भी जाता है तो उसका ट्रायल होगा सिविल कोर्ट में। फिर कुछ रिटायर्ड फ़ौजी जनरल्स होते हैं, फ़ौजी अफसरान होते हैं जो कि रिटायर हो चुके होते हैं, और उसमें भी हमने कुछ लोगों को देखा कि वो भी इदारे पर या मुल्क पर वो हर्जा सराई करते हैं और कौमी सलामती को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो अब उनका ट्रायल भी मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं हो सकेगा। तो क्या राय है आपकी इस फैसले पर? बहुत शुक्रिया जी, आपने मदू किया बहुत अहम मामले के ऊपर। देखिए ये जो केस है इसके 4 पहलू हैं। एक इसका बैनुल-अक़वामी पहलू है, एक इसका कौमी सलामती का पहलू है, एक इसका सियासी पहलू है और एक इसका आइनी पहलू है। मैं मुख्तसरन चारों पहलू एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखें, सबसे इम्पोर्टेंट जो पहलू है जो डिस्कस नहीं हो रहा, जिसकी बेसिस पे आपको बहुत सारे NGOs और बैनुल-अक़वामी इदारे जो हैं वो बात करते हुए नजर आते हैं, इंटरनेशनल मीडिया बात करता हुआ नजर आता है,
उसकी वजह ये है कि देखें कि एक बैनुल अक़वामी सियासत का हिस्सा है कि जो मगरबी ताकतें हैं वो NGOs को और इस तरह के इदारों को और मीडिया को यूज करती हैं जो डेवलपिंग कंट्रीज को कोर्स करने के लिए, उनके ऊपर दबाव डालने के लिए। और ये जो ह्यूमन राइट्स का नैरेटिव है और इस तरह की चीजें वो सिलेक्टिवली इस्तेमाल करती हैं। हालांकि अभी गाजा की सूरत हाल देखें, आप मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल देखें, तो वहां पे इंसानी हुकूक का कोई मसला दुनिया को और इन तंजीमों को नजर नहीं आता। लेकिन पाकिस्तान में जब दहशतगर्दों को के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाती है तो उनको इंसानी हुकूक याद आ जाते हैं। तो पहले तो ये इंटरनेशनल सियासत का एक कॉन्टेक्स्ट समझना बहुत जरूरी है, नंबर 1। दूसरा जो पहलू है वो कौमी सलामती का है। देखें, पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह वो शायद वाहिद रियासत है जिसने दहशतगर्दी के खिलाफ एक वाज़े इंतहाई कीमती जो है एक यानी कि विक्ट्री अचीव की है, बहुत ज्यादा कुर्बानियां देने के बाद, 60,000 से ज्यादा शहादतों के बाद। तो बदकिस्मती से, जिस तरह अभी ब्रिगेडियर साहब ने भी कहा कि इस हवाले से जो अगरीब लोग हैं, जिन लोगों को जिंदा रहने के हक से महरूम किया गया है इन दहशतगर्दों की जानिब से, उनके लवाहिकीन को क्या फौरी और जल्दी और सस्ता इंसाफ हमारी सिविल अदालतें देने में कामयाब हुई हैं? अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है। तो इस वजह से अब हम आते हैं इसके सियासी पहलू की तरफ। कई सियासी जमातें जो हैं वो इसकी मुखालफत कर रही हैं। तो क्यों कर रही हैं? इसलिए कि उनको ये खदशा है कि जो कौमी और हसास मामलात हैं, कौमी सलामती के अहम तरीन मामलात हैं, उनमें अगर वो कौमी मफादात को नुकसान पहुंचाने की मुर्तकिब हुई हैं तो ये कानून और ये अदालतें कहीं उनको मुर्दे इल्जाम न ठहराएं तो और उनको सजा ना हो जाए। तो ये सियासी पहलू है। अब क्विकली मैं इसका आईनी पहलू बता देता हूं। देखें, जो हमारे ह्यूमन राइट्स और सिविल लिबर्टीज की दफात आइन में है वो अनकंडीशनल नहीं है, वो कंडीशनल है। ये बताना आपके नाज़रीन को बहुत जरूरी है। और कंडीशन ये है कि आपके जो राइट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन में वो कंडीशनल और कंटिंजेंट हैं इस रिस्पॉन्सिबिलिटी और लॉयल्टी टू द स्टेट के साथ। तो एब्सोल्यूट फ्रीडम का कॉन्सेप्ट हमारे आइन में नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात ये कि जिस तरह ब्रिगेडियर साहब ने कहा कि फौजी अदालतें सिर्फ जल्दी और फौरी इंसाफ देने का एक स्पेशलाइज्ड मैकेनिज्म है, उसमें ड्यू प्रोसेस भी है, उसके खिलाफ अपील का राइट भी है, और उसके बाद जो है आला अदालतों में जाके अगर आप मुतमईन नहीं है तो कानूनी चाराजोई की जा सकती है। तो आखिरी बात मेरी जानिब से ये है कि मैं ये तवक्को करता हूं कि लार्जर या फुल कोर्ट के बेंच जो है उसमें ज्यादा विजडम प्रिवेल करेगी, ज्यादा कंप्रीहेंसिव और संजीदा अंदाज में इस मामले को अनबायस तरीके से कौमी सलामती के तकाजों के तहत देखा जाएगा और इस फैसले पे नजरसानी की जाएगी। ठीक है, तो अब ब्रिगेडियर साहब, ये जिस तरह ये 4 पहलू बयान किए हैं इस वक्त सैयद मोहम्मद अली साहब ने बड़ी तफसील से, तो ये क्या इन पहलुओं को या कहीं किसी प्रेशर के नतीजे में ये फैसला हमें देखने को मिला है या इसकी वजह नहीं समझ आ रही है? चूँकि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड हम अक्सर सुनते हैं, और अगर अदालत ही इसको लेकर आगे चलेगी तो फिर मामला किस तरह से आगे बढ़ेगा? मैं इस पे बाद में आता हूँ। पहले आपको मैं कुछ बताऊं, जो पिछले जो डिसीजन कुछ कोर्ट्स ने दिए थे, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो लोगों को, कौम को समझना चाहिए। आप देखें कि जी जो सबसे पहले मैरियट की बम्बिंग हुई थी 2008 में, अगर मेरा ख्याल में सितंबर में, उसमें 50 लोग मारे गए थे। इसमें फॉरेनर्स भी थे और पाकिस्तानी भी इसमें शामिल थे। और ये लोग दहशतगर्द जो इसमें इन्वॉल्व थे सारे पकड़े गए थे और एविडेंस के साथ पकड़े गए थे। एंड उनका ट्रायल चरम काफी महीने, रिजल्ट क्या था, उनको छोड़ दिया गया था। और सेकेंडली एक और इम्पोर्टेंट केस हुआ, अगर आप रिकॉल करें, वली खान बाबर का जो असैसिनेशन हुई कराची में, उसके भी एविडेंस थी और इसके सारा लिंक पता था, लेकिन जो विटनेसेस थे दे वर एलिमिनेटेड सिस्टमैटिकली। और इसके अलावा देखें कि एक और 2020 में पेशावर हाई कोर्ट ने क्या किया कि 200 ऐसे टेररिस्ट जो पकड़े गए थे मुख्तलिफ ऑपरेशन में, अफवाज पाकिस्तान ने उनको कोर्ट्स में लेके गया और उनको सजा दी आर्मी मिलिट्री कोर्ट्स ने, लेकिन पेशावर हाई कोर्ट ने उनकी जो सजा थी वो, आर्मी की जो सजा थी वो रिजेक्ट कर दी थी।
तो जब इस तरह के इकदाम होंगे तो देखिए मोराल तो हमारा खराब होगा और जो दूसरी जो पार्टी है उनके लिए तो बड़ा फायदा होगा। सो दैट्स वाई आज इन्होंने जो आप जिसने आपने इंट्रो में कहा कि लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं कि जी ये तो बड़ा हमारे अच्छे फायदे में हुआ, क्योंकि सिविल कोर्ट में मैंने बताया कि इनकी जो इनएबिलिटीज या मसाइल हैं बहुत सारे, तो ठीक है। और बिल्कुल ब्रिगेडियर साहब ये बड़ी वैलिड आप एग्जाम्पल्स कोट किए हैं और ऐसी और कई अनगिनत एग्जाम्पल्स हैं कि जहां पर फिर इंसाफ मुताल्लिका फरीक को नहीं मिल सका। अभी हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो जो गैर कानूनी मुकीम अफराद हैं उनको दी गई डेडलाइन अब 3 घंटे बाद ख़त्म हो रही है, उसके बाद क्या कार्रवाई होगी, किस तरीके से होगी, कितने लोग जा चुके हैं और कितने अभी जाना बाकी है, उनको किस तरीके से भेजा जाएगा, एक ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। आज से तकरीबन 1 माह पहले तमाम गैर कानूनी मुकीम अफराद को ये वार्निंग दी गई थी, एक डेडलाइन दी गई थी कि 31 अक्टूबर तक वो पाकिस्तान से बाहर चले जाएं और इस तकरीबन 1 माह में हमने देखा कि 2 लाख लोग रज़ाकाराना तौर पर मुल्क छोड़कर गए भी हैं, लेकिन अभी भी एक बड़ी तादाद ऐसी है, ख़ास तौर पर इसमें सबसे बड़ी तादाद अफ़गानियों की है जो कि पाकिस्तान में ही मुकीम है, गैर कानूनी तरीके से मुकीम है। अब ये बड़ा वाज़ेह है कि आज ये आखिरी दिन है और फिर कल से कार्रवाइयाँ शुरू होंगी, इनकी जायदादों को जब्त किया जाएगा, इनको डिपोर्ट किया जाएगा। अब उसका तरीक़ाकार क्या होगा, चूँकि कुछ कैटेगरीज़ में इनको डिवाइड किया गया था कि जो लोग बहुत तवील अरसे से जिनकी जो नस्ल दर नस्ल से यहाँ मौजूद हैं उनके साथ किस तरह का बिहेवियर रखा जाएगा, और जो लोग पिछले चंद सालों में पाकिस्तान आए हैं, ख़ासतौर पर जिस वक्त अमेरिका का अफ़गानिस्तान से इनखला हुआ उस वक्त जो महाजिरीन यहाँ पर आए और फिर वो वापस नहीं गए, तो उनके साथ किस तरह का ये सलूक रखा जाएगा, तो इसी पर गुफ्तगू करते हैं। मोहम्मद अली साहब, ये 3 घंटे बाद डेडलाइन तो ख़त्म हो रही, भी लाखों गैर कानूनी तौर पर मुकीम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। अब ये कितना बड़ा चैलेंज होगा हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए इस ऑपरेशन को मुकम्मल करना, इन तमाम लोगों को डिपोर्ट करना बाइज्जत और बाहिफाजत तरीके से? बहुत शुक्रिया जी। मैं समझता हूँ कि देखें, सबसे पहले तो 2 बातें करना ज़रूरी है। पहली बात यह है कि मैं इस बात को बहुत खुशाइंद मामला समझता हूँ कि 44 साल के बाद एक पहली दफ़ा एक जामिया और हमजहत अफगान पॉलिसी जो है और इंटरनल सिक्योरिटी की पॉलिसी जो है वो वज़ा की गई है, जो कि तमाम एस्पेक्ट्स को कंसिडर करती है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो पाकिस्तान में इस वक्त कौमी सलामती का सबसे बड़ा चैलेंज है वो इंटरनल सिक्योरिटी का है, और उसमें दहशतगर्दी भी शामिल है, उसमें ब्लैक इकोनॉमी और स्मगलिंग भी शामिल है, उसमें क्राइम भी शामिल है। तो ये तीनों चीज़ों का जो नेक्सस है बदकिस्मती से वो इलीगल जो पाकिस्तान में गैर मुल्की हैं उनसे इनका ताना बाना जुड़ता है। तो ये कोई अफगानिस्तान स्पेसिफिक पॉलिसी नहीं है। हाँ, ये अलबत्ता बात ठीक है कि चूंकि ज़्यादा तादाद जो इलीगल पाकिस्तान में गैर मुल्की मुकीम है वो अफगानियों की है, इसलिए ज़्यादा फोकस उसके ऊपर है, हालांकि ये अफगानिस्तान स्पेसिफिक पॉलिसी नहीं है। दूसरा पहलू उसका ये है कि चूंकि ये कौमी सलामती का बहुत बड़ा मतलब एक चैलेंज भी है और एक कंपल्शन भी है, तो हम अपना सॉवरेन राइट एक्सरसाइज कर रहे हैं कि कानूनी एतबार से हम अपनी नेशनल सिक्योरिटी को इम्प्रूव करना चाहते हैं और हर रियासत इसमें आज़ाद होती है। अब आते हैं, बिफोर आई कम टू द स्पेसिफिक्स के उसका मैकेनिज्म क्या होगा, मैं क्विकली 3 बातें ये बताना चाहता हूँ कि देखें कौन लोग हैं जो इसकी मुखालफत कर रहे हैं। इसमें भी एक बैनुल-अक़वामी पहलू है कि वो रियासतें जो कि 20 साल तक अफगानिस्तान में रही हैं और उनको आज ह्यूमन राइट्स याद आ रहा है और उनको अफगानियों से हमदर्दी हो रही है। हालांकि आपको बताता चलूं, स्टेट डिपार्टमेंट की जो लेटेस्ट फिगर्स हैं, 8,40,000 अफगानियों ने स्टेट डिपार्टमेंट में अमेरिकन वीजा या रीसेटलमेंट अप्लाई की हुई है, 8,40,000। अच्छा। और अभी तक 2 साल के अंदर सिर्फ 32,000 केसेस प्रोसेस हुए हैं। तो बात असल ये है कि अगर वो ममालिक जिनसे अफगानियों को उम्मीद है कि वो वहां जाकर असाइलम लेंगे, वीजा लेंगे, रीसेटल होंगे, उनके केस में अगर प्रोसेसिंग इतनी स्लो है और उसमें इतना ज्यादा टाइम लग रहा है, तो उसका खमियाजा पाकिस्तान तो नहीं बर्दाश्त कर सकता ना। दैट इज ओनस उनके ऊपर है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि देखें, अब जो अगले 3 घंटे की आपने बात की, कल से जो लोग खुद विलिंगली जिनको टाइम दिया गया था वो नहीं गए पाकिस्तान से, तो सरकारी सतह पे इक़दामात उठाए जाएंगे कि उनको पहले तो हमारे फैसिलिटेशन सेंटर्स हैं
वहां पे उनको लाया जाएगा और फिर एक ऑर्गेनाइज तरीके से उनको जो है अब दूसरे सरहद पार कराई जाएगी। तो उम्मीद ये है कि इंशाल्लाह ये हुस्न खूबी से ये काम पाए तकमील तक पहुंचेगा। और मैं इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात जो कहना चाहता हूं, मैं अफगान हुकूमत से ये अपील करता हूं कि दोनों ममालिक के दरमियान खुशगवार ताल्लुकात को बरकरार रखने के लिए उनके पास ये जिम्मेदारी आयद होती है कि वो तमाम अफगानियों को ये एडवाइस करें कि पाकिस्तान में अगर वो रहना चाहते हैं तो तमाम लीगल डॉक्यूमेंटेशन के जरिए, वीजे के जरिए वो तमाम रिक्वायरमेंट्स पूरी करें ताकि उनको कोई तकलीफ या इनकन्वीनियंस का सामना ना करना पड़े। बिल्कुल। तो मसूद साहब, आज केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर ने भी ये बात कही कि ये जो भी गैर कानूनी मुकीम अफगान हैं वो चाहे वो और भी किसी मुल्क के हैं, वो जाएं अपने मुल्क और वीज़ा लेकर फिर जाएं तो कानूनी तरीके से पाकिस्तान आ जाएं। तो आपको नहीं लगता कि ये 1 माह और इससे पहले जब इस पॉलिसी पर काम हो रहा था, प्लानिंग हो रही थी, तो उसी वक्त अफगान हुकूमत को एतमाद में लेना चाहिए था, उनसे डायलॉग होना चाहिए था ताकि ये स्मूथली ये सारा काम हो जाता। अब पाकिस्तान कल से कार्रवाई शुरू करेगा और उधर अगर अफगान हुकूमत ने इस फैसले को नहीं एक्सेप्ट किया तो फिर क्योस की तरफ जा सकता है मामला। जी ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, ये फर्स्ट टाइम ऐसा नहीं हो रहा है। अफगान हुकूमत को ऑलरेडी उन्होंने कॉन्फिडेंस लिया हुआ था और तमाम लेवल्स पे उनको कॉन्फिडेंस लिया गया, उनको बताया भी गया था। और देखें, ये आज पहली दफा ऐसा नहीं हुआ। मैं कमिश्नर अफगान रेफ्यूजी बलूचिस्तान रहा हूँ, तो मेरे एक्सपीरियंस है, ये 6 साल में रहा हूँ वहाँ पे, तो ये डिफरेंट प्लान्स बनते रहे लेकिन अनफॉर्चुनेटली इम्प्लीमेंट नहीं हुए, और क्योंकि पॉलिटिकल और वेस्टेड इंटरेस्ट लोगों का था। तो फर्स्ट टाइम गवर्नमेंट ने एक जबरदस्त डिसीजन लिया है एंड इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द सिक्योरिटी ऑफ पाकिस्तान लिया है। तो मेरे ख्याल में अफगानिस्तान के साथ हमारे रिलेशन भी बहुत अच्छे ही रहेंगे, और मतलब वहाँ पे पैसेज वगैरह होगा, अपने डॉक्यूमेंटेशन करके बिल्कुल आए। और अभी इन्होंने आसानी पैदा की। देखें ना कि अरब ममालिक को, आप 22 ममालिक हैं, सेम कल्चर, सेम ट्रेडिशन, आप कहीं किसी मुल्क में के मर्जी के बगैर नहीं जा सकते हैं। सो देयरफॉर डॉक्यूमेंटेशन तो एक सोवरेन कंट्री के राइट बनता है। तो हम भी यही कह रहे हैं कि आप डॉक्यूमेंटेशन करें, वीजे ले ले, आप आए, यहाँ पढ़े बैठे, और इंटर मैरिजेस हुए हैं तो वो भी ठीक है और उसके लिए भी वो फैसिलिटेशन होगी। तो लेकिन ये इनलीगल है तो हमारा एक राइट बनता है। हम चाहते हैं कि रेफ्यूजीज की इज्जत है, ये यहाँ पाकिस्तान में है, वो बाहिफाजत यहाँ पे रहेंगे। अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स पाकिस्तान में रहेंगे। हम कह रहे हैं जो गैर कानूनी लोग, चाहे वो अफगानी हैं, ईरानी हैं, या नाइजीरिया के लोग हैं, या बर्मा से या म्यांमार से लोग आए हैं, वो उनका यहाँ से जाना बनता है। क्योंकि कोई और मुल्क, आप यूरोप में आपने देखा होगा, वहाँ पे तो आप शिफ्ट को दबा देते हैं। लास्ट टाइम हमने देखा कि वो लोग ही नहीं करते हैं। और अभी गजा में हमने देखा है, हमें वेस्ट कहता है कंपैशन शो करो, और गजा में फायरबंदी की जब बात होती है वहां वो कंपैशन शो नहीं करते हैं। सही। तो मोहम्मद अली साहब, ये अब जाहिर है कल से ये कार्रवाई शुरू होनी है। 2 लाख लोग जा चुके हैं, इसका मतलब कि बाकी लोगों की इंटेंशन नहीं है जाने की। अब उनको ज़बरदस्ती भेजना कितना मुश्किल होगा, कहीं कोई रेजिस्टेंस या इस तरह का तो कोई वाकया में नहीं होता हुआ नजर आएगा। देखिए, चूंकि जिस तरह मैंने पहले गुजारिश की कि ये पाकिस्तान ने बहुत, मैं समझता हूँ, देर आए दुरुस्त आए, और ये बहुत पहले ये फैसला हो जाना चाहिए था। लेकिन अब चूंकि ये नेशनल सिक्योरिटी की एक कंपल्शन है। देखें, जो पिछले 24 हमले हुए हैं उसमें से 14 जो थे अफगानी मुलविस थे। तो हम देखें, पाकिस्तान, एक पाकिस्तानियों की जान, माल और इज्जत सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और रियासत की सबसे बड़ी जिम्मेदारी पाकिस्तानी सिटीजन्स की जान, माल और इज्जत की हिफाजत को इंश्योर करना है। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में मैं समझता हूं कि रियासती इदारे जो हैं वो अपनी जिम्मेदारी पूरी करेंगे। और मैं इस बात का भी मुझे यकीन है कि उसमें देखें एक हेल्पलाइन भी बनाई गई है ताकि जो लोग लॉफुली, लीगली वीजे के ऊपर यहाँ पे मुकीम है, गैर मुल्की, उनके साथ कोई ज्यादती ना हो, और वो लोग मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की हेल्पलाइन पे भी रिपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन जो लोग देखें, अगर इलीगली यहाँ पे जो भी मुकीम है और उसको कई दफा वार्निंग के बावजूद वो लॉफुली अपने आप को रजिस्टर नहीं किया, उसने वीजा एक्सटेंड नहीं किया, तो इसका मतलब है कि उसकी इंटेंशंस पीसफुल नहीं है। तो ऐसे लोग के साथ अगर बहुत बहुत शुक्रिया। सैयद मोहम्मद अली ब्रिगेडियर मसूद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। अब 3 घंटे बाद ये डेडलाइन खत्म हो जाएगी, कल से इस सिलसिले में बाकायदा कार्रवाई का आगाज किया जाएगा। आज के प्रोग्राम से इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।